हमारे पास यहाँ पर ये एक सवाल है जो कि गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच 2021 में हमसे पूछा गया था। सवाल हमसे ये कह रहा था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगी। आपका सवाल ये है कि अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स की मुझे डिटर्मिनेंट बताइए। तो क्या लगता है आपको, कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी? क्या आपको यह लगता है कि क्योंकि मुझे यहां पर ए गिवन है तो क्या आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर कंप्यूट करें? पहले ए स्क्वायर कैसे कंप्यूट करेंगे? ए इंटू ए कर देंगे, दो ए मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सिमिलरली फिर ए क्यूब कंप्यूट करें ए स्क्वायर इंटू ए करके, और फिर हम ए की पावर 4 कंप्यूट करें ए क्यूब इंटू ए करके, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये मेथड जो होता है ये होता है मजदूरी वाला मेथड, फालतू की मेहनत करने वाला मेथड। आंसर ऐसे भी आ जाएगा लेकिन इतना समय आपके पास नहीं होता है एग्जाम में। तो इस सवाल को तुरंत करने का जो तरीका होता है, जो स्मार्ट तरीका होता है, वो हमें समझना है। तो देखिए, हमारे पास यहां हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है कि ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 और λ2। अब मुझे इस ए मैट्रिक्स को देख करके ना कुछ और भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट जो है वो 0 है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 के बराबर होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको याद होगा कि हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अपने डिटेल्ड लीनियर अलजेब्रा लेक्चर्स में पढ़ा था। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर मैं एक 2 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊं, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ये एक सब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ सब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा अगर ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो इसमें यह होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, जैसे अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं हमारे, है ना, तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, 3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, तो कुछ वो ऐसा दिखता। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स तो 0 होते ही। अब इनमें से भी हो सकता है कोई 0 हो जाता, वो अलग चीज है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई होने के लिए द कंपल्सरी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो वाले सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो 2 ऑर्डर का यहां पर आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि ए जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है आपको, पहली चीज। अच्छा, अब ये एक प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, इसे एक कंसेप्ट की तरह आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और वो ये होती है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं कि इन यूटीएम और एलटीएम, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स itself are आइगन वैल्यूज। मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो जैसे यहां पर हमें जो ये ए मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो भी ये बात ट्रू होल्ड करती। तो ए मैट्रिक्स क्योंकि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 क्या है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमें पता लग गई कि 2 है और 3 है। अब अगर हमें ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू पता लग गई है तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वैल्यू पता कर सकते हैं, ए क्यूब के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वैल्यू पता कर सकते हैं, और ए 4 के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वैल्यू पता कर सकते हैं। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां लिखता हूं λ1, λ2 और यहां लिखता हूं ए। तो ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वैल्यू है 2 और 3, तो ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैंने लिख दिया 4 और 9। अच्छा, ए क्यूब के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, तो ए क्यूब के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू आएगी, तो अगर ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 2 है तो ए क्यूब के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ जाएगी 2 क्यूब। एंड सिमिलरली अगर ए के करस्पॉन्डिंग दूसरी आइगन वैल्यू 3 है तो ए क्यूब के करस्पॉन्डिंग दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी 3 क्यूब। तो 2 क्यूब होता है आपका 8 और 3 क्यूब होता है आपका 27। ठीक है। सिमिलरली अगर a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वैल्यूज चाहिए तो जो आइगन वैल्यूज a के करस्पॉन्डिंग है उस पे आप उतनी ही पावर को रेज कर दीजिए जितनी पावर से आपने a मैट्रिक्स को रेज किया हुआ है। तो क्योंकि यहां पे हमने 4 से रेज किया हुआ है तो a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 मतलब हो जाता है 16 और 3 की पावर 4 का मतलब हो जाता है 81। सही बात है। अब देखिए, अब अगर मुझे a की पावर 4 -5a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 2i के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या करना होता है, अगर a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 16 है, a क्यूब के करस्पॉन्डिंग 8 है, a स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग 4 है, a के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इन आइगन वैल्यूज को यहां पुट कर दूंगा उनके रिस्पेक्टिव स्केलर कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग पहली आइगन वैल्यू क्या है, 16। a क्यूब के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू है, पहली 8। लेकिन क्योंकि यहां ये -5 है तो मैं यहां +-5 लिख देता हूं। प्लस a स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वैल्यू है, पहली मेरी 4, और ये क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाइड है तो यहां आ जाएगा 6 × 4। i के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हमेशा होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 × 2, और सबको आपने क्या कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने पहली आइगन वैल्यू निकाल दी इसके करस्पॉन्डिंग, इसके, ये जो मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग पहली आइगन वैल्यू आपने निकाल दी। तो ये कितने के बराबर आ जाएगी, देख लीजिए, ये आ जाएगी 16 -40 +24 +2।
तो 24 प्लस 16 होता है 40, तो ये तो ऐसे कट गया, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये क्या आ गया, ये पहली आइगन वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। तो मैं इसको लिख देता हूं कहीं पे, लैम्डा 1 बराबर आ गया 2 के। लैम्डा 1 किसके बराबर आ गया, 2 के। इसको मैं लिख देता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वैल्यू इज 2। अब अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, a की पावर 4 के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू इज 81। मैंने लिख दिया 81 माइनस 5 इंटू a क्यूब के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू कौन सा है, ये आ गया 9 प्लस 6। a स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू कौन सा है, यहां 9 है, तो यह 9 मैंने लिख दिया प्लस 2 इंटू i के करस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 45 प्लस 9 6 54 प्लस 2, ये आ जाएगा मेरा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, 3 की पावर स्क्वायर 3 4 81 ओके 5, सॉरी देखिए ये यहाँ 9 नहीं आएगा ना, मैं वही सोच रहा था। a क्यूब के करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड आइगन वैल्यू है दैट इज 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 प्लस 6 इंटू a स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग दूसरी आइगन वैल्यू तो 9 ही है, तो ये करेक्ट है, ठीक है ओके, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 27 टाइम्स 5 कितना होता है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, ये आ जाएगा 135 के बराबर। 9 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 2, तो 81 प्लस 2 तो होता है 83, 83 प्लस 54 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 137, तो 137 माइनस 135 यानी ये आ जाता है 2 के बराबर। तो आपके पास दूसरी आइगन वैल्यू की भी वैल्यू आ गई 2 के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी आइगन वैल्यू है वो भी आ गई 2। लेकिन आप कहेंगे सर आपने यहां इतनी मेहनत ये आइगन वैल्यू निकालने के लिए करी क्यों, क्योंकि सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल तो ये था कि डिटर्मिनेंट निकालना है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यूज हैं और मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये तो होता है। तो यहां पे इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये जो 2 आइगन वैल्यूज है इसका अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही तो आ जाएगा। तो ये आ गया 4 के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कितना क्लेवरली आइगन वैल्यूज का इस्तेमाल हो गया, और इससे फायदा ये हुआ कि मैं इतनी हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्यूट करने से बच गया। मैंने सिंपली क्या किया, इनके इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज निकाल लिए और उनको आपस में इस एक्सप्रेशन के अनुसार ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकाल ली, और बाद में क्या किया, उनका प्रोडक्ट निकाल लिया ताकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 के